Attitude is Everything by Nitin Chauhan. गुड मॉर्निंग एवरीवन, माय नेम इज़ नितिन चौहान एंड वेलकम टू दिस क्लास। इस क्लास में हम हमारा जो पर्सनल डेवलपमेंट का कोर्स है उससे रिलेटेड हम डिस्कशन करेंगे। बेसिकली अभी तक हमने जो भी सीखा है उसका एक शॉर्ट समरी वीडियो में बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये जो मेन आज की जो क्लास है वो हम एटीट्यूड इज़ एवरीथिंग यानी एटीट्यूड के बारे में है। सो अगर हम इस बुक के बारे में बात करें, जिस बुक को हम समराइज़ कर रहे हैं, दैट इज़ यू कैन विन। तो इस किताब में जो कुछ भी लिखा है उसको मैं समराइज़ करने की कोशिश करूँगा। आई होप सो आप इस पे ध्यान से गौर करेंगे और मतलब गौर से इसको सीखेंगे और समझेंगे। तो चलिए हम जानते हैं कि कैसे हमें किताबों को पढ़ना चाहिए। सबसे पहले जो स्टार्टिंग होती है इस बुक की वो ये होती है कि इस बुक को कैसे पढ़ना चाहिए। देखिए, बुक ये सिर्फ इसी किताब के बारे में बात नहीं कर रहा है। ये राइटर जो है ये सभी किताबों को पढ़ने के बारे में बात कर रहा है। रीडिंग दो तरह की होती है। एक होती है कि रीडिंग कर रहे हैं हम, केवल उसको समझ नहीं रहे, उसको बिठा नहीं रहे। यानी कि एक तरीके से हम केवल उसको रीड करते हैं, उसको बैठाते नहीं हैं। अगर हमें कोई भी चीज़ पढ़ रहे हैं और उसको हमें जीवन में लागू करना है तो हमें उसको इस तरीके से पढ़ना होगा जिससे कि वो जीवन में लागू हो, ना कि वो सिर्फ रीडिंग हो। एग्जाम्पल के लिए राइटर ने कहा है कि अगर आपने कोई भी शिक्षा ग्रहण की है तो वो शिक्षा आपके किसी काम की नहीं है जब तक कि वो आपके व्यवहार में देखी ना जाए। अगर आपकी शिक्षा आपके व्यवहार में आ रही है इसका मतलब आप उस चीज़ से कुछ सीख रहे हैं, अदरवाइज़ आप कुछ भी नहीं सीख रहे हैं। तो इस बात का हमें ध्यान रखना है कि शिक्षा वही है जो हमारे व्यवहार को बदले। तो इसमें यही बताया गया है कि इस किताब को पढ़ने का तरीका ये है कि आप एक नज़र में इस किताब को ना पढ़ें, आप इस किताब को थोड़ा थोड़ा करके पढ़ें। जैसे हम रोटी खाते हैं वैसे इसको पढ़ें, मतलब एक एक टुकड़े को पढ़ें, एक एक टुकड़े को समझें, उसका टेस्ट लें और उसका स्वाद लेके फिर उसको डाइजेस्ट करें। मतलब ये नहीं है कि एकदम से ही पूरी रोटी खा जाएंगे, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। ठीक ऐसा ही हमें किताब के साथ भी नहीं करना है, इस किताब को थोड़ा थोड़ा करके ही पढ़ना है। तो आज की वीडियो में मैं पूरी किताब तो नहीं पढ़ाऊँगा, लेकिन जो कुछ भी पढ़ाऊँगा उसको मैं बहुत गहराई से पढ़ाने की कोशिश करूँगा जिससे कि आपको सभी चीज़ें समझ में आने लगे। चलिए अब जानते हैं नज़रिए का महत्व, इम्पोर्टेंस ऑफ एटीट्यूड। अगर हम बात करें इस किताब का जो नेक्स्ट टॉपिक है, वो जो टॉपिक है वो कंटेंट्स से आगे हम चलते हैं। तो नज़रिए का महत्व, देखिए नज़रिया एक जो है, एक ये समझ लीजिए नज़रिया गाड़ी का इंजन है जो सबसे ज़्यादा गाड़ी की गति को भी डिटरमाइन करेगा, गाड़ी कैसे चलेगी उसको भी डिटरमाइन करेगा, गाड़ी किस तरह का एक्सपीरियंस देगी, क्या स्मूथ चलेगी, कैसा मतलब इसको फील होगा, वो सब कुछ डिटरमाइन करेगा। नज़रिया जो है गाड़ी का डिज़ाइन नहीं है, गाड़ी का इंजन है। मतलब कि ये गाड़ी की गति को तय करता है और गाड़ी की परफॉर्मेंस को तय करता है और गाड़ी चलाने वाले के एक्सपीरियंस को भी तय करता है। आपके अंदर बहुत ज़्यादा काबिलियत है गाड़ी चलाने की, लेकिन अगर आपकी गाड़ी का इंजन ख़राब है तो आप उस ख़राब गाड़ी को कहीं भी नहीं ले जा सकते। अगर आपको अपनी गाड़ी को कहीं लेके जाना है तो उस गाड़ी का इंजन बहुत ही बढ़िया होना चाहिए। ठीक वैसा ही इसमें बताया गया है, इस किताब में के थ्रू बताया गया है कि नज़रिए का जो महत्व ये है कि इंसान जो है कामयाबी अपने नज़रिए से पाता है, ना कि वो अपनी डिग्री की वजह से। डिग्री जो है वो एक स्किल है जिससे आप सीख सकते हैं, लेकिन नज़रिया जो है एक ऐसी चीज़ है जिसे आप सीख नहीं सकते, इसे खुद ही बनाना होता है। जितने भी लोग सफल हैं वो अपने नज़रिए की वजह से सफल होते हैं, और जितने भी लोग शॉर्ट टर्म के लिए सफल होते हैं वो केवल अपने नज़रिए ना होने, अच्छा नज़रिया ना होने की वजह से सफल होते हैं। जैसे कि मान लीजिए कई लोग हम देखते हैं कि इनकी लॉटरी लग जाती है वो सफल हो जाते हैं, या कोई आज के समय में सोशल मीडिया पर रील्स वायरल हो जाती है तो वो सफल हो जाते हैं। तो रियलिटी में वो लॉन्ग टर्म तक सफल तभी बने रह सकते हैं जब उनका नज़रिया अच्छा हो। अगर उनका नज़रिया अच्छा नहीं है किसी भी चीज़ के प्रति तो वो ज़्यादा समय तक सफल नहीं रहते, वो बाद में फिर से उसी अवस्था में पहुँच जाएंगे जिस अवस्था से वो निकले थे। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि हमारा नज़रिया कैसे हमें कामयाबी दिलाता है। अगर हम बात करें हमारा नज़रिया हमें कामयाबी कैसे दिलाता है, तो इसमें बहुत ही कमाल की चीज़ बताई गई है कि दुनिया में एक रिसर्च हुई करीबन 100 अरबपति और सक्सेसफुल लोगों पे, और उन लोगों से पूछा गया कि आपकी सफलता का राज क्या है। तो 100 लोगों में से 15 लोगों ने तो बताया कि हमने भाई डिग्री ले रखी थी इसलिए हम सफल हुए, है ना, और हमारे पास कोई स्पेशल स्किल है इसलिए हम सफल हुए। लेकिन 85% लोगों ने बताया कि उनकी सफलता का राज उनका व्यवहार है, उनका एटीट्यूड है, उनका नज़रिया है, क्योंकि उनके नज़रिए की वजह से ही वो परिस्थितियों को समझकर उन परिस्थितियों से पार निकल के आए। अगर उनका नज़रिया वैसा नहीं होता तो वो उस परिस्थिति में हार मान जाते, जैसे कि और लोग भी हार मान गए। उनके पास कुछ सबूत है जिसके सबूत के आधार पर वो कहते हैं कि उनके सिर्फ नज़रिए की वजह से वो आगे बढ़ पाए, अदरवाइज सभी लोगों के जैसे वो भी पीछे रह जाते। तो नज़रिया सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट इसमें कहानी है। इसमें हमने कहानी पढ़ी थी एक हीरो से भरा खेत के बारे में, राइट।
इस कहानी में हमने बहुत कुछ सीखा था। पहली सीख ये थी कि जब हमारा नज़रिया सही होता है तो हमें महसूस होता है कि हम हीरो से भरी हुई ज़मीन पर चल रहे हैं। मतलब यहाँ पे ज़मीन की बात नहीं हो रही, बेसिकली बात हो रही है हमारे उन सभी कामों की जो काम अपने हाथ में लेते हैं। जब हमारा नज़रिया सही होता है तो हमें सारे काम बेहतरीन लगते हैं अपने हाथ में जो भी होते हैं, और हम उन काम को बेहतरीन ढंग से कर पाते हैं और अच्छा फल हमें मिलता है। लेकिन जब हमारा नज़रिया गलत होता है तो हमारे पास भले ही कितना अच्छा कंफर्टेबल काम हो, लेकिन उस काम से भी हम कुछ ज़्यादा अच्छा रिजल्ट गेट नहीं कर सकते। तो इसमें यह बताया गया है मौके हमेशा हमारे पाँव तले दबे हुए हैं, हमें उनकी तलाश में कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, केवल हमें उनको पहचानना है। बिल्कुल ठीक बात है। जब हमारा नज़रिया सही होता है तो हमारी परिस्थिति कैसे भी क्यों ना हो, उस परिस्थिति से भी हम अपॉर्चुनिटी निकाल के ले आएंगे। लेकिन हमारा नज़रिया ख़राब है तो भले ही हम कितने ही समृद्ध परिवार में पैदा हुए हो, भले ही हमारे पास कितने संसाधन हो, भले ही हमारे पास कितनी बुद्धि हो, वो सब व्यर्थ जाती है। हम अपने नज़रिए की खराबी की वजह से हम अपनी बुद्धि का भी इस्तेमाल नहीं कर पाते, हम अपने समय का भी इस्तेमाल नहीं कर पाते, हम हमारे संसाधनों का भी इस्तेमाल नहीं कर पाते, और हम गलत आदतों में पड़ जाते हैं और उन सभी चीज़ों को व्यर्थ कर देते हैं। तो नज़रिया सबसे इंपॉर्टेंट है। एक इंसान दूसरे इंसान से इसलिए अलग नहीं है क्योंकि उसका चेहरा अलग है, उसका नाम अलग है। वो इंसान इसलिए अलग है क्योंकि उस इंसान का नज़रिया दूसरे व्यक्ति से अलग है। तो एक इंसान की पहचान उसका नज़रिया बनाता है, ना कि उसका नाम बनाता है, ना कि उसका काम बनाता है। काम सभी लोग एक जैसा करते हैं, लेकिन सभी लोग एक जैसे नहीं लगते। क्यों? केवल उसके नज़रिए की वजह से। एक डॉक्टर दूसरे डॉक्टर से अलग लगता है, क्यों? क्योंकि उसके नज़रिए की वजह से। एक डॉक्टर के पास ज़्यादा जाते हैं, एक के पास कम जाते हैं कस्टमर्स, तो क्यों? सिर्फ और सिर्फ उसके नज़रिए की वजह से। काम करना तो दोनों ने ही सीखा है, राइट। नज़रिया अच्छा होने की वजह से इंसान अपने गुणों को भी बेहतर तरीके से प्रदर्शित कर पाता है। लेकिन नज़रिया अच्छा नहीं है तो इंसान अपने गुणों को भी पहचानता नहीं है, उन गुणों को भी महत्व नहीं देता, उन गुणों को भी दो कौड़ी का समझता है। तो कहने का मतलब ये है कि जिस इंसान का नज़रिया अच्छा है ना, वो व्यक्ति लाइफ में हमेशा सफल होगा, उसे कभी भी इतना स्ट्रगल नहीं करना पड़ेगा। या आप ये कह सकते हैं कि जो उनका स्ट्रगल होता है वो उनकी चाहत होती है। मतलब कि वो चाह के उस स्ट्रगल को करते हैं, उस स्ट्रगल को जीते हैं, उस स्ट्रगल से सीखते हैं, और उस स्ट्रगल से सीखने के बाद अपने जीवन को संवारते हैं और दूसरों को भी मौका देते हैं कि वो अपनी लाइफ में आगे बेहतर कर पाएँ। और जिन लोगों का नज़रिया ख़राब होता है वो खुद तो परेशान होते ही हैं, उनसे सभी जुड़े हुए लोग भी परेशान रहते हैं, क्योंकि वो सबको परेशान करते रहते हैं। अब इसमें दूसरी कहानी जो हमने सीखी थी, ये डेविड और गोलियत की कहानी है। डेविड और गोलियत की कहानी आपने कक्षा 5वीं तक की किसी भी किताब में आपने पढ़ी होगी, जिसमें पहाड़ से ऊंचा आदमी चैप्टर का नाम था। पहाड़ से ऊंचा आदमी के चैप्टर के अंदर क्या होता है, एक गांव में एक डेविड रहता है, और आपको पता है कि उसके अंदर बेसिकली वो जो होता है, गांव में एक राक्षस आता है जो कि पहाड़ से भी ऊँचा होता है। सभी गाँव वाले से डरते हैं। तो आपको पता है कि उस व्यक्ति ने क्या किया, सभी लोग डरने के बावजूद भी उसका नज़रिया जो छोटे बच्चे का था, गोलियत का था, वो नज़रिया बहुत अच्छा था। और जो डेविड का, तो वो क्या करता है, डेविड को गुलेल से उसको निशाना लगा के मार देता है, जिसकी वजह से वो मर जाता है। तो कहने का मतलब उसका नज़रिया अच्छा था। तो जिन व्यक्तियों का नज़रिया अच्छा है वो परिस्थितियों को अलग ढंग से देखते हैं, और जिन लोगों का नज़रिया ख़राब है, भले ही उनको 7 तरह के पकवान खिला दीजिए, उन पकवानों में भी वो कमी निकाल देंगे। नज़रिया इंसान का सबसे बड़ा धन है, और नज़रिया ही सबसे बड़ा कर्जा भी है। ये एक ऐसा कर्जा भी बन सकता है जिसको आप कभी ज़िंदगी में पूरा नहीं चुका पाएंगे, और ये एक आपका ऐसा धन बन सकता है जो कि ज़िंदगी में कभी ख़त्म नहीं होगा। अगर आपका नज़रिया अच्छा है तो आपका दुनिया का एक ऐसे खजाना आपके हाथ लग गया है जिसमें से आप धन निकालते ही रहेंगे, कभी भी समाप्त नहीं होगा। और लेकिन अगर आपका नज़रिया बाय चांस किसी भी परिस्थिति की वजह से, किसी भी कारण से आपका नज़रिया ख़राब बन गया, तो आपने एक ऐसा कर्जा ले लिया है जो कि पूरे जीवन भर में भी आप चुका नहीं पाएंगे। आप चुकाते ही रह जाएंगे, उसकी EMI भरते ही रह जाएंगे। चलिए अब जानते हैं संस्थाओं के लिए नज़रिए का महत्व। आगे चीज़ जो हमने सीखी थी वो सीखा था संस्थाओं के लिए नज़रिए का महत्व। संस्थाएं जो होती है, जितनी भी कंपनियां होती हैं, उनके लिए भी एटीट्यूड बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण होता है। उसका सबसे बड़ा कारण ये होता है कि एक मछली जो है पूरे तालाब को गंदा कर देती है, ठीक वैसे ही एक एम्प्लॉय पूरे सारे एम्प्लॉय का मनोबल तोड़ देता है। एक एम्प्लॉय ही सारे एम्प्लॉय की हालत ख़राब कर देता है। एक एम्प्लॉय ही सारे एम्प्लॉय की काम की एफिशिएंसी को कम कर देता है। तो जो बॉस होते हैं, जो लीडर्स होते हैं, उनको पता होता है कि नज़रिए का महत्व कितना ज़्यादा है, इसलिए वो उस एक मछली को तुरंत निकाल देते हैं, और बेसिकली उनके लिए ज़्यादा फायदेमंद होता है। अगर किसी एम्प्लॉय का नज़रिया ख़राब है तो वो चाह के भी उसको कितनी सैलरी ज़्यादा दे दो तो भी वो ज़्यादा अच्छा काम नहीं करेगा। एम्प्लॉय काम करता है उसके स्किल के आधार पर, ना कि उसको पैसे मिल रहे हैं उसके आधार पर। कई बार ऐसा भी लगता है कि इस व्यक्ति को सैलरी कम मिल रही है इसलिए वो काम बेकार कर रहा है, लेकिन वो मन से नहीं कर रहा है। अगर आप उसकी सैलरी डबल क्या ट्रिपल भी कर देंगे तो भी वो काम ऐसा ही करेगा, क्योंकि उसका नज़रिया ऐसा है। तो अगर एम्प्लॉय का नज़रिया अच्छा है तो उसको आगे बढ़ोतरी करने के लिए उसको अपॉर्चुनिटी देनी चाहिए। अगर उसका नज़रिया ख़राब है तो उसको तुरंत जॉब से निकाल देना चाहिए। ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि सैलरी कम पे काम कर रहा है इसलिए ऐसा कर रहा है, डबल सैलरी कर देंगे तो ज़्यादा काम करेगा। वो कुछ नहीं करेगा, वो बेड़ा गर्क करेगा।
एग्जाम्पल के लिए मैं बता देता हूँ कि खराब मछली है, वो क्या कह रहा है कि यार तुम क्या कर रहे हो, तो बोले तुम 10,000 की सैलरी में तुम इतना काम कर रहे हो। हमारे यहाँ तो 25,000 रुपये सैलरी मिलती थी मेरे को पहले। मैं तो आराम से सोफे पे बैठा रहता था, मुझे कुछ करना नहीं होता था, एसी ऑन करता था आराम से पूरे दिन, बस फाइल चेक करनी होती थी। अब वो दूसरे लोगों के अंदर भी बहम डल गया कि यार ये तो सही कह रहा है, यार ये तो क्या बात कर रहा है। बॉस से जाए कहेंगे बॉस हमारी सैलरी बढ़ाओ, हम काम नहीं करेंगे। बोले क्या हुआ, बोला हम इतने में काम नहीं करेंगे, हमारी सैलरी बढ़ाओ 20,000 रुपये करो। तो ठीक है 20,000 रुपये चलो मैं कर देता हूँ, तुम्हारी इतने साल से काम कर रहे हो, चलो कर दी मैंने। अब 20,000 सैलरी हो गई, फिर से वो काम करने लगे, मन से काम करने लगे। फिर वो आया एक खराब मछली, वो कह रहा है 20,000 में खुश हो गए हैं, 20,000 में इतना मेहनत से काम कर रहे हो, पागलो तुम्हारे पता है इन्फ्लेशन कितना है, तुम 25-30,000 रुपये जो मिलने चाहिए, तुम जिस हिसाब की मेहनत करते हो, 25-30,000 रुपये मिलने चाहिए। अब वो लोग मनोबल तोड़ दिया। फिर वो मालिक के पास गए, कह रहे कि सर हमारा 20 से काम नहीं, महंगाई ज़्यादा बढ़ गई, हमें बताना भूल गए थे आपको, तो 25 से 30 होनी चाहिए हमारी सैलरी। तो इस तरीके से वो कंपनी में प्रोडक्शन लेवल तो कुछ बढ़ नहीं रहा है, और वो व्यक्ति क्या कर रहा है, केवल अपने गलत नज़रिए की वजह से ना तो कुछ सीख पा रहा है, और दूसरी बात वो दूसरों को भी बेकार कर रहा है। इंसान का नज़रिया जो है सबसे बड़ी तिजोरी है, जिसका ताला बहुत ही कम लोग खोल पाते हैं, बाकी तो उस तिजोरी को देख देख के ही पूरा बुढ़ापा निकाल देते हैं, कुछ उससे कुछ कर ही नहीं पाते। चलिए जानते हैं टोटल क्वालिटी पीपल क्या होते हैं। आगे इस किताब में जो हमने सीखा वो सीखा हमने टोटल क्वालिटी पीपल। टोटल क्वालिटी पीपल में क्या होता है, टोटल क्वालिटी पीपल में वो लोग आते हैं जिनका चरित्र अच्छा होता है, ईमानदार होता है, नैतिक मूल्य वाले होते हैं और सकारात्मक नजरिए वाले होते हैं। अब हम बात करते हैं चरित्र क्या होता है। चरित्र को इंग्लिश में हम कैरेक्टर कहते हैं। चरित्र एक ऐसा शब्द है जिसका इस्तेमाल आपने बहुत ही सुना होगा, बहुत लोग चरित्र का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन कई बार आपने सुना होगा नेगेटिव फ्रेजेस में कि इसका चरित्र अच्छा नहीं है। अब चरित्र का मतलब क्या है मैं आपको बताता हूँ। चरित्र का मतलब है हमारी खुद के बारे में सोच, हमारी खुद से उम्मीदें, कि हम अपने आप से क्या उम्मीदें करते हैं, ये हमारे कैरेक्टर को दिखाता है, ये हमारे चरित्र को दिखाता है। अगर हमारा चरित्र अच्छा है तो हम अपने बारे में सदैव ही अच्छा सोचेंगे। तो सोचिए जितने भी लोग अपने बारे में नकारात्मक सोचते हैं तो वो क्या कर रहे हैं, वो अपना चरित्र खराब कर रहे हैं, वो अपने भविष्य को खराब कर रहे हैं, वो अपने सिस्टम को खराब कर रहे हैं, वो अपने जन्म को ही खराब कर रहे हैं। तो रियलिटी में चरित्र का मतलब क्या होता है, मैं अपने बारे में कैसा सोचता हूँ, ना कि दूसरे लोग तुम्हारे बारे में कैसा सोचते हैं। चरित्र का मतलब होता है खुद के बारे में हम कैसा सोचते हैं। तो जो अच्छे चरित्र वाले लोग होते हैं वो अपने बारे में अच्छा सोचते हैं और अपने भविष्य को सुधारने के लिए, काम करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। वो कभी ये नहीं सोचते कि मैं नहीं कर पाऊंगा, मुझसे नहीं हो पाएगा, ये मेरे लिए नहीं है, ये मेरे लिए मुश्किल है, ये बहुत मुश्किल है, मेरा भाग्य खराब है। ये सब लोग के सिम्टम्स होते हैं जिनका चरित्र खराब होता है। और जिन लोगों का चरित्र अच्छा होता है वो हमेशा अपने बारे में अच्छा सोचते हैं। क्यों, उन्हें लगता है और उन्हें पूरा विश्वास है कि धरती पे वो आए हैं तो किसी ना किसी अच्छे काम के लिए ही आए हैं, क्योंकि प्रकृति में कोई भी चीज़ होती है तो कोई ना कोई अच्छे काम के लिए ही होती है। चलिए अब जानते हैं कि हमारा नज़रिया कैसे बनता है। अब हम बात करते हैं कि आपका नज़रिया कैसे बनता है। जैसे कि आप कोई खाना बनाते हो तो उसकी रेसिपी होती है, उस रेसिपी से वो खाना बन सकता है। ठीक वैसे ही नज़रिया बनाने की भी रेसिपी होती है, नज़रिया बनाने की भी रेसिपी होती है। अगर उस रेसिपी को आप जान गए तो आप छोटे बच्चों की, अपने भाई बहनों की आप मदद कर पाएंगे उनका अच्छा नज़रिया बनाने में, और आप अपना नज़रिया तो सुधार ही पाएंगे, है ना। अगर आपको नहीं पता कि रेसिपी क्या होती है तो आप किसी दूसरे व्यक्ति को बिगड़ते हुए देखकर भी कुछ इग्नोर कर देंगे, क्योंकि आपको पता ही नहीं है वो बिगड़ रहा है। आप ये सोचेंगे समाज चल रहा है, अभी तो फैशन इसका दौर है, फैशन का दौर है, या आज का टाइम यही कहता है तो सीख बेटा, ऐसा नहीं कहेंगे, क्योंकि आपको पता होगा कि रियलिटी में रेसिपी क्या है, रेसिपी के अगेंस्ट जा रहे हैं। रेसिपी एक ऐसी चीज़ है जो कि हमेशा काम करती है। आप आज सब्जी बनाइए तो भी वही रेसिपी काम करेगी, 10 दिन के बाद वो सब्जी बनाइए तो भी वही रेसिपी काम करेगी, 1 साल के बाद बनाएंगे तो भी वही रेसिपी काम करेगी। रेसिपी बदलने वाली नहीं है। अगर आपको सब्जी बदलनी है तो भी रेसिपी कहीं ना कहीं मदद करती ही करती है, राइट। ठीक इसमें बता रखा है कि नज़रिए को 3 तरीके से मॉडिफाई किया जाता है या बोर्न किया जाता है। अब इस जन्म होता है नज़रिए का 3 तरीके से। पहला होता है माहौल। ये मैं कहता हूँ सबसे इंटरेस्टिंग फैक्टर है जो मैं सिखाता हूँ। माहौल का मतलब क्या होता है बेटा, इन्वायरमेंट। अब ये इन्वायरमेंट क्या है ये समझ रही है। अब लोगों को इन्वायरमेंट के बारे में हमने स्कूलिंग सिस्टम से हमने सीखा कि इन्वायरमेंट क्या है। इन्वायरमेंट एक हमारे आसपास की चीज़ें, हमारे आसपास के पहाड़, नदियाँ, रोड, सड़कें, पानी, हवा, ये सब इन्वायरमेंट में आता है। लेकिन इससे सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो मैं आपको सिखाने वाला हूँ, इन्वायरमेंट क्या करता है बेटा, आपका बिलीफ सिस्टम बनाता है। क्या बनाता है? बिलीफ सिस्टम बनाता है। आप अगर ये कह रहे हैं कि ये व्हाइट कलर है, ये किसने बताया? इन्वायरमेंट ने बताया। अगर आप बोल रहे हैं फ़ोन है तो ये किसने बताया? इन्वायरमेंट ने बताया। अगर मैं बोल रहा हूँ कि ये पोडियम है तो ये किसने बताया? इन्वायरमेंट ने बताया। अगर मैंने बोला कि तुम लड़के हो, ये किसने बताया? इन्वायरमेंट ने बताया। अगर मैं बोल रहा हूँ कि क्लासरूम है तो किसने बताया? इन्वायरमेंट ने बताया। तो हमारा इन्वायरमेंट जो है हमारी पहचान करवाता है, चीज़ों की पहचान कराता है, हमारी समझ को जन्म देता है।
जो भी हमारी समझ होती है वो हमारे एनवायरनमेंट के हिसाब से होती है। जिस चीज़ों पे भी हम विश्वास करते हैं वो सिर्फ और सिर्फ हमारी वजह से नहीं करते, वो हमारे एनवायरनमेंट की वजह से करते हैं। तो जितने भी लोग स्ट्रगल कर रहे हैं उसका मुख्य कारण उनका एनवायरनमेंट है, क्योंकि उनका जो बिलीफ सिस्टम है वो झूठ के आधार पे बना हुआ है। वो झूठ के आधार पे इसलिए बना है क्योंकि जितने भी लोगों के सर्कल में रह रहे हैं वो शायद हो सकता है क्या 90% चांस है कि वो अनसक्सेसफुल है। तो जितने भी अनसक्सेसफुल इन्वायरमेंट्स होते हैं उनके लोग कभी भी ज़िंदगी में सक्सेसफुल नहीं बन सकते, क्योंकि 90% कारण उनका इन्वायरमेंट खुद होता है। समझ में आ रही है बात मैं क्या कह रहा हूँ? अगर एक व्यक्ति को सफल बनना है तो उसका इन्वायरमेंट उसको बदलना पड़ेगा, बजाय इसके कि वो अपने कपड़े बदले। अगर वो कपड़े शानदार पहन के आएगा इसका मतलब ये नहीं वो सफल है, इसका मतलब वो बस एक अच्छा दिख रहा है। रियलिटी में तो उसकी लाइफ उसके इन्वायरमेंट की वजह से बदलेगी। तो इसमें सिखाया गया है कि बेटा हमारा जो इन्वायरमेंट है वो हमारा सबसे बड़ा फैक्टर है। इसमें कौन कौन सी चीज़ें आती है? घर आता है, घर का इन्वायरमेंट। अगर मान लीजिए हम मिडिल क्लास से बिलोंग करते हैं तो हमारे घर पे इन्वायरमेंट कैसा है? क्या हमारे पास पैसे की तंगी रहती है? क्या हम हमेशा पैसों के बारे में बात ही नहीं करते? क्या हम पैसों के बारे में जब भी डिस्कशन करते हैं तो क्या यही बोलते हैं कि पैसा वैसे के बारे में बात नहीं करते बच्चों के सामने? क्या हम यही सुनते हैं कि पैसा पैसा भाई की लड़ाई कराता है? क्या हम यही सुनते हैं कि पैसा जो है ना इंसान को आगे बढ़ने से रोकता है? क्यों? क्योंकि पैसा की वजह चक्कर में इंसान लालची हो जाता है। सिर्फ हमें पैसे के नेगेटिव फैक्ट्स के बारे में पता चलता है, पॉजिटिव फैक्ट्स के बारे में ज़्यादा पता नहीं चलता है। लेकिन अगर मान लीजिए लोअर मिडिल क्लास से आप ऊपर मिडिल क्लास में है तो आपको थोड़ा सा ज्ञान होगा कि पैसा जो है इंसान की तब मदद करता है जब कोई भी मदद नहीं करता। आप पैसे को एक फ्यूल के रूप में देखते हैं, जिस फ्यूल का इस्तेमाल आप कहीं भी जाने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं अपने सपनों तक पहुँचने के लिए। दूसरा इन्वायरमेंट, ये तो फाइनेंस का इन्वायरमेंट हो गया। दूसरा इन्वायरमेंट हो गया घर का ही इमोशनल इन्वायरमेंट। इमोशनल इन्वायरमेंट में क्या आता है बेटा? अगर आपको मान लीजिए कहा गया है कि तुम जिंदगी में क्या करोगे, देखते हैं आप बड़ा होगा जब देखेंगे तेरे रंग ढंग, है ना, बड़ा होगा जब देखेंगे तो कितना ईमानदार है, देखेंगे तो कुछ नहीं कर पाएगा, इस तरीके से तो कुछ नहीं कर पाएगा। मतलब कहने का मतलब ये है कि बच्चे को डीमोटिवेट किया जाता है। अब उनसे अगर पूछे कि आप ये बच्चे के बारे में ऐसा क्यों कह रहे हैं इसे, बोले ये कुछ करता ही नहीं है, बोले ये 2 पेज लिख के लाया, इसकी तारीफ क्यों नहीं किया आपने, बोले 2 पेज से क्या करेगा ये, कुछ नहीं होगा 2 पेज से। हर चीज़ को नेगेटिव टैगलैग के साथ उसको कंप्लीट करके टरका देते हैं, चल जा कुछ नहीं है तू। मतलब बचपन से उसको बोला जाता है कि तू कुछ नहीं कर सकता, तेरे से कुछ नहीं हो पाएगा, जिससे क्या होता है बच्चे का बिलीफ सिस्टम बन जाता है कि मेरे घर वाले ही कह रहे हैं कि मैं कुछ नहीं कर सकता तो मैं कहाँ से कर पाऊंगा, राइट। और एक इन्वायरमेंट ऐसा है जिसके माँ बाप ये कहते हैं कि नहीं बेटा तू बहुत समझदार है और तू सही डिसीजन लेता है, मैंने तेरे को देखा है, तू जब डिसीजन सही लेता है। और जब वो अच्छा काम करते हैं तो उसकी 10 बार तारीफ करते हैं। क्यों तारीफ करते हैं? ताकि उसकी प्रोग्रामिंग हो सके कि मैंने अच्छा काम किया है, और उस अच्छे काम की वजह से वो जो व्यक्ति है मतलब कि अच्छा काम कर पाता है। क्यों? क्योंकि बिकॉज ये देखिए ना, आपके दिमाग में जो चीज़ बार बार घूमती है वो आपके व्यवहार में आने लगती है, और जो चीज़ आपके दिमाग में बार बार नहीं घूमती वो आपके व्यवहार में भी नहीं आती। इसलिए लोग इंसान जो है आज के समय में शिक्षा को क्या समझ रहे हैं कि भाई एक बार रट्टा मार लो और कहानी खत्म, लेकिन जीवन में नहीं आती। क्यों? क्योंकि वो तो एक बार रट्टा मारा है, उसको फील ही नहीं किया। कल हम स्टडी कर रहे थे थिंक एंड ग्रो रिच की बुक हम पढ़ रहे थे शाम को इवनिंग में, तो उसमें हमने सीखा था कि इंसान की जो फीलिंग्स है ना और जो उसकी वाइब्रेशंस हैं, फीलिंग्स एंड वाइब्रेशन अगर मान लीजिए अगर आपको समझ में आ गई, दोनों कनेक्ट हो गई तो इंसान के अंदर चेंजेस आते हैं। इसको भी डिस्कस करेंगे कभी बाद में। तो अब दूसरा आता है आपका स्कूल का एनवायरनमेंट। अब यहाँ पे स्कूल के एनवायरनमेंट में मैं टीचर का एनवायरनमेंट ज़्यादा नहीं कह रहा, मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ फ्रेंड का एनवायरनमेंट कैसा है। क्या आपके फ्रेंड कैसे हैं? अगर आपके फ्रेंड पॉजिटिव एनवायरनमेंट वाले, पॉजिटिव एटीट्यूड वाले हैं तो वो आपको बुरा काम करने पे ताना मारेंगे, बुरा कहेंगे, बुरा काम करने पे तुम्हारी बेइज्जती करेंगे। लेकिन अगर तुम्हारे दोस्त का एनवायरनमेंट बुरा है, वो नेगेटिव है, तो वो आपको बुरा काम करने पे शाबाशी देंगे। समझिए मैं क्या कह रहा हूँ? वो आपको कहेंगे तेरे बारे में ये बोल दिया, तू कैसे सुन लिया, मैं होता ना सर फोड़ देता इसका। मतलब इस टाइप के डायलॉग मारना, एक मतलब कि चाकू की धार पे चढ़ाना, ठीक है, अपने दोस्त को ही। ये दुश्मन होते हैं अपने दोस्त के ही, ये चाकू की धार पे दूसरों को नहीं चढ़ाएंगे, ये अपने दोस्त को ही चढ़ाएंगे। ये कहेंगे जा इससे लड़, हम देख लेंगे, और पिट पटा के अरे यार हम कैसे बोलते हो, 4 जने थे उनके साथ हुए, फिर वो तोड़वा के उनकी हड्डी वड्डी फिर बैठा देंगे। तो कहने का मतलब ये। और दूसरा भी क्या, ये भी खराब है, वो 4 मार रहे आ रहे हैं तो तुम 4 जाके कूट रहे हो। अरे तुम ऐसी अवस्था ही क्यों आने दे रहे हो? क्यों भाई सांप से डसवा के डॉक्टर से दवाई दिलवा, अरे अवस्था ही क्यों आने दो, सांप आ रहा दूर रहो, क्यों बेवजह मुँह से डसवाना। तो कहने का मतलब यहाँ पे प्रेशर ऑफ फ्रेंड्स, इन्फ्लुएंस ऑफ फ्रेंड्स सबसे ज़्यादा इफेक्ट करता है एनवायरनमेंट को। दोस्त कह रहे हैं ना तो दिमाग में जाएगी उसके, माँ बाप कह रहे हैं दिमाग में नहीं जाती, दोस्त की बातें दिमाग में जाती है, माँ बाप की बातें सर के ऊपर जाती है। दोस्त कह रहा है ना आज ये वाला बैट लेके आएंगे, इतना सस्ता वाला बैट है, वापस दे दे चल, ये नहीं चाहिए, घर वाले से कह दूसरा ले, वो जिद कर लेगा पापा मेरे को ये बैट नहीं चाहिए, मेरे को दूसरा बैट चाहिए।
कह दिया ना, एक चिट बटन वाला बैग नहीं चाहिए, चैन वाला बैग चाहिए, ये ऐसा बेकार होता है बैग। अच्छा, अभी तक तो वो खुश था कि नया बैग आया है। दोस्त ने कह दिया अरे चिट बटन वाले तो पुराने जमाने के होते हैं, चैन वाला बैग चाहिए, चैन वाला वाटरप्रूफ बैग चाहिए, लैपटॉप बैग चाहिए। अच्छा, मेरा तो यार बस चिट बटन वाला बैग है। तो वो क्या करेगा, घर जा कहेगा मम्मी अच्छा बैग नहीं है, मेरे को नहीं चाहिए, किसी को भी अच्छा नहीं लगता, मेरे को तो वो चैन वाला बैग चाहिए। ठीक है, याद कर पा रहे हो, रिलेट कर पा रहे हो अपने आप से। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि बच्चों के ऊपर जो है फ्रेंड्स का ज़्यादा एनवायरनमेंट का असर पड़ता है। अब यहाँ पे माँ बाप क्या कर सकते हैं, अपने उनसे ज़्यादा उनके फ्रेंड्स से बात करो, उनके फ्रेंड्स कैसे हैं। अगर उनके फ्रेंड्स का माहौल अच्छा नहीं है तो अपने बच्चों को दूर करो कैसे भी करके, अदरवाइज आपके बच्चे जो है उनके फ्रेंड्स के जैसे ही हो जाएंगे। फ्रेंड जो होते हैं ना, ये बताऊँ क्या करते हैं, 4 पानी की बोतल है, एक खाली है, तो तीनों में से भर देंगे, बराबर कर देंगे, तीनों में से बराबर कर देंगे, मेंटेन करके चलते हैं। नए खुद बढ़ते हैं, दूसरे को बढ़ता हुआ भी नहीं देख सकते। अच्छा बेटा तो अकेला पड़ेगा, अभी रुक बेटा, कल तेरे को नहीं खिलाएंगे, अब पढ़ ले तू, अभी नहीं खेल रहा ना तो कब भी नहीं खेलेगा। मतलब ऐसे ऐसे कंडीशन देते हैं, मतलब कि बच्चा मजबूर हो जाता है। और तीसरा आता है हमारा काम का एनवायरनमेंट। अगर काम के एनवायरनमेंट में हमें डिप्रेस किया जा रहा है, हमें कोसा जा रहा है, हमें गलत बुरा कहा जा रहा है कि तुम कुछ नहीं कर सकते, तुमसे नहीं हो पाया काम अभी तक, बॉस हमेशा बस ताले मतलब सुनाता ही जा रहा है ना, डांटता ही जा रहा है। तो इस केस में भी क्या होता है बेटा कि आपका जो स्वभाव होता है वो सहमा सहमा बन जाता है और आप अपने आप को खुल के प्रेजेंट नहीं कर पाते। ठीक है, अब मान लीजिए आप सेल्स में काम कर रहे हैं और आपको सुबह से लेकर शाम तक सुनने को मिल रहा है, ठीक है, और आपका कस्टमर नहीं बन रहा, तो अब ये बताइए कस्टमर नहीं बन रहा तो क्या चिल्लाने से बन जाएगा? चिल्लाने से बन जाएगा भाई? चिल्लाने से क्या कॉल कंप्लीट हो जाएगी? नहीं हो पाएगी, क्योंकि उसके लिए ट्रेनिंग चाहिए, वो ट्रेनिंग दे नहीं रहा, वो चिल्लाया जा रहा है। भाई आपने कोई मशीन खोल दी, नट बोल्ट खोल दिया, अब तो मैं चिल्ला रहा हूँ, मैं तुमने खोल दी, खराब कर दी, तूने खराब कर दी, अब ठीक करके दिखा, अब तूने सीखी तो नहीं ठीक करनी, मेरे को पता ठीक कैसे करते हैं लेकिन मैं बता नहीं रहा, तो वो तो गलत है ना। तो ये ऐसा इन्वायरमेंट चाहिए जिस इन्वायरमेंट में आपकी परफॉर्मेंस को बढ़ाया जाए, ना कि तुम्हारी परफॉर्मेंस कम है इस वजह से उसको ऊपर ताने मारे जाए। जब इंसान के ऊपर ताने मारे जाते हैं तो इंसान अपने आप को बुरा सोचने लगता है। अगला जो आता है मीडिया आता है, मीडिया सबसे ऊपर है। मीडिया में क्या आता है कि समाचार हो गया, टेलीविज़न हो गया, पत्रिकाएं हो गया, रेडियो हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, फेसबुक हो गया, यूट्यूब हो गया, ये आपके बिलीफ सिस्टम को बनाते हैं। आज के समय में रोस्टिंग कम्युनिटी सबसे ज़्यादा ऊपर चल रही है। क्यों चल रही है? ये लोगों को पसंद आती है, लोगों को मज़ा आता है। एक एक्टर दूसरे एक्टर को रोस्ट कर रहा है, तीसरे को रोस्ट कर रहा है, चौथे को रोस्ट कर रहा है। क्यों? क्योंकि रोस्टिंग चल रही है ट्रेंडिंग में, तो हमें देखनी चाहिए। आप ये मान लीजिए आप 2-4 घंटे क्या 2-4 दिन तक रोस्टिंग देख लीजिए, 5वें दिन आप दूसरों को रोस्ट करना स्टार्ट कर देंगे, आप अपने आसपास के लोगों को रोस्ट करना स्टार्ट कर देंगे, आप अपने आसपास के लोगों में वो पॉइंट्स निकाल के बाहर लेके आएंगे जिसकी वजह से सामने वाले की आप बेइज्जती कर सकते हैं और आप जाने अनजाने में उस ट्रैक पे चलने लगेंगे, क्योंकि आप जिस चीज़ को देखते हैं उस चीज़ को व्यवहार में लाते हैं, है ना। लोग कितना देखते हैं रोस्टिंग वोस्टिंग, पता नहीं क्या क्या चल रहा है, दुनिया देखती है, मजे से देखती है। क्यों? क्योंकि ये बहुत पुराने ज़माने से है। दिमाग में लड़ाई होती थी ना, ढूंढ लगा के बैठ जाएंगे, इसलिए नहीं छुड़ानी है, इसलिए कि देखनी है। मतलब किसी की लड़ाई होगी रोड पे तो झुंड लगा के बैठ जाएंगे, इसलिए नहीं कि छुड़ाएंगे एक एक करके, नहीं, सारे के सारे देखेंगे, देखते कौन क्या फोड़ता है किसका सर, है ना। अभी बिग बॉस या कुछ भी ले लो, मतलब मैं इसका नाम तो क्या लो। आगे देखिए, आगे आती है सांस्कृतिक पृष्ठभूमि। अगर कल्चरल बैकग्राउंड आपका अच्छा है, मैंने देखे कई कल्चरल में क्या होता है कि कल्चरल है इतना तगड़ा इम्पैक्ट डालता है कि आप मान नहीं सकते। मान लीजिए किसी के घर में नॉनवेज खाते हैं, तो अब वो नॉनवेज खाने वाला बच्चे को आप कितने बता दो कि ये गलत चीज़ है, वो नहीं मानेगा, उसे क्या कहेगा सही चीज़ है। क्यों? उसके दिमाग में क्या है, कल्चरल बैकग्राउंड उसका बैठा हुआ है कि जो उसका कल्चर है, उसका बैकग्राउंड है, उससे वो चीज़ बिलीफ सिस्टम सीख के आ रहा है ना। कई बुरी चीज़ें ऐसे मैंने देखी कि देखे हुए लोग क्या करते हैं, ड्रिंक करते हैं। क्या करते हैं? अरे कईयों के घर में महिलाएं ड्रिंक करती हैं, बहनें ड्रिंक करती हैं, मतलब ड्रिंक चल रहा है मस्त एकदम, भाई मैं देख के दंग, क्या है भाई ये, मतलब क्या, और उनको शर्म भी नहीं आती। क्यों शर्म नहीं आती? कल्चरल बैकग्राउंड है, कल्चरल बैकग्राउंड है, पूरा मस्त एकदम चल रहा है। और कईयों के घर में एकदम इतना बढ़िया मैंने देखा है कि भाई ड्रिंक तो दूर, नॉनवेज तो दूर, ये सब चीज़ एकदम दूर, मतलब कि वेजिटेरियन, फुल वेजिटेरियन और डिसिप्लिन फॉलो करने वाले, टाइम मैनेज करने वाले, ऐसे लोग भी देखे। अब वहाँ पे जो बच्चे पैदा होंगे वो बच्चे क्या सीखेंगे? वही सीखेंगे। बच्चों का स्कूलिंग फर्स्ट इन्वायरमेंट उनके घर का इन्वायरमेंट होता है, घर पे जो सीखा है वो। अब दूसरी बात समझो, सपोज करो अब एक ऐसा बच्चा है जो कि नॉन वेजिटेरियन इन्वायरमेंट में पैदा हो गया, अब वो नॉन वेज खाता है, बाद में वो वेजिटेरियन बन गया, तो अब उसे घर वाले से जीने नहीं देंगे, वो कहेंगे तो कमजोर हो गया, कुछ खाता वाता नहीं है,
वो कहेंगे कि तू तू भाई क्यों क्यों तू ये हो गया, हमारे हम सब खाते तू क्यों नहीं खाता। वो पीछे पड़ जाएंगे, वो ऐसे पीछे पड़ जाएंगे जैसे तुमने गुनाह कर दिया। वो तुम्हें जीने नहीं देंगे, तुम्हें खिलाए देंगे। और अगर तुम उससे इसमें दो ऑप्शन है। पहला ऑप्शन ये है, तुम अपने मम्मी पापा से बोलो, मम्मी पापा मेरे को ये बेकार लगती है चीज़ें, मैं नहीं खाता, और मैं तो ये आपको भी कहूँगा कि आप भी मत खाओ, आप भी मत खाओ। अगर वो आपकी बात मान गए तो बहुत अच्छी बात है, नहीं माने तो कोई बात नहीं, मैं नहीं खाऊंगा। मानेंगे ना तो अच्छी बात है। तो कहने का मतलब ये है कि अगर आप ये चीज़ नहीं खाओगे तो उससे बेनिफिट ये होगा कि आपके अंदर है ना एक ह्यूमन नेचर डेवलप होगा कि आप दूसरों की परवाह करेंगे। या आप जो कर रहे हैं ना रियलिटी में आप नहीं कर रहे, ये आपका एनवायरनमेंट आपको प्रमोट कर रहा है। आप रियलिटी में अगर उसको अपनी आंखों को खोल के देखेंगे ना तो आपकी आंखें फट जाएंगी। सही कह रहा हूँ गलत कह रहा हूँ भाई? आप ये बताइए कि आप किसी जीव को काट के खा रहे हैं सिर्फ इसलिए कि आपको प्रोटीन मिलेगा। भाई वो क्या खाता है, वो घास फूस खुद खा के अपना प्रोटीन बना रहा है, तुम भी खा लो, तुम्हारा ही बन जाएगा। गलत कह रहा हूँ सही कह रहा हूँ, है ना? कुछ लोग यहाँ पे नॉन वेजिटेरियन भी हो गए, मैं इसे नहीं कह रहा, मतलब मैं बता रहा हूँ बातें कि मैं भी पहले खाता था, ऐसी बात नहीं है। कब 2007-8 की बात है। तो मैंने क्या किया, मैं दुकान पे गया और मैंने देखा ये कट रहा है, उत्तरी मैं इसको काट दिया। काटने के बाद वो लटका पड़ा है बकरा है और वो हिल रहा है, आप मानेंगे नहीं, वो हिल रहा है। मैं भाई शौक, भाई मरने के बाद जिंदा है। उस दिन के बाद से मैंने ठान लिया कि भाई ये नहीं खाना, और घर वालों की सब कुछ छुड़वा दी। उस दिन के बाद से नॉन वेज बंद हो गया। तो मैं घर से कहता हम नहीं खाते, क्यों? मेरे को रियलाइज हो गया। और कई लोगों की तो आंखें बंद होती है, वो खाते रहते हैं, उन्हें बुद्धि नहीं है, उनमें ज्ञान ही नहीं है। मतलब आप ये सोचिए कि आप इस एक स्तर पे है, आपने बहुत अचीव किया, बहुत बढ़िया, लेकिन आप इसको पार करेंगे ना तो आपको ये सब चीजें बेकार लगेंगी। मानते नहीं मानते? मैं आपको वेजिटेरियन नहीं बनाने वाला, मैं आपको बस एक बात बता रहा हूँ कि ये सब किस लिए है। कल्चरल एनवायरनमेंट, हमारा जो इन्वायरमेंट है, जो हमारा बैकग्राउंड है, उसकी वजह से हमें मिला। अब हमें ना ये बात, हमें कई बार मैं बोलता हूँ ना ये नहीं खानी चाहिए, ऐसा बुरा होता है। जैसे हमारे जान पहचान वाले किसी को बोलूँगा मैं, यार मतलब आप भी समझिए, मेरे को ये बोलना भी, डिस्कस करना भी बुरा लग रहा है, लेकिन रियलिटी में जो लोग करते हैं ना, खाते हैं, वो उनको कोई, उनके लिए तो बस चीज़ है, उसके लिए तो पार्टी है, मुर्गा और ये पार्टी है, पार्टी, समझ रहे हो? अब वो ऐसी पार्टी में समझते हैं इसको कि पता नहीं क्या बढ़िया चीज़ है। और कुछ वो ज़्यादा मैं इस पर डिस्कस करूँगा ना तुम सब छोड़ दोगे अभी, ठीक है? जो मतलब मोस्टली तो नहीं खाते हो, ठीक है? इसका लोग तो कहने का मतलब आप ये समझिए कि वो 7th क्लास मेरी लाइफ चेंज होगी उस दिन से, और मैं नहीं खाता। और पता है जो खाते हैं ना, उनको जो मेरे बड़े हैं वो क्या कहते हैं, देखिए नहीं खाता, उससे घर में कोई नहीं खाता। तो इससे लगता है यार कितनी अच्छी बात है, वही कहते हैं कितनी अच्छी बात है, पर वो खुद नहीं छोड़ेंगे। खुद क्यों नहीं छोड़ेंगे? जीव के पीछे चलेगा ना, वो जहर भी खा लेगा, मीठा होगा तो, है ना? तो कहने का मतलब ये अपनी बंद होगा ना, ठीक है। तीसरा आता है आपका धार्मिक पृष्ठभूमि। अगर आपके धर्म को आप समझते हैं तो आपका एनवायरनमेंट, आपका जो बिलीफ सिस्टम वैसे बनेगा। एग्जाम्पल के लिए कई लोग होते हैं जो भगवान के बारे में बात करते हैं, जो भगवान को मानते हैं, वो सभी काम को उस शीशे में या उस मतलब कि उस फील्ड में या उस पैराग्राफ में फिट करके चलाते हैं, अपने काम को करते हैं जिससे कि उनको पुण्य मिले, है ना? भगवान श्री राम ने ऐसी परिस्थिति में ऐसा किया, तो हमें भी कर्तव्य बनता है, अपना कर्तव्य निभाना है। तो वो लोग अपने बारे में अच्छा सोचते हैं और अच्छा करते हैं। क्लियर हो रही बात मैं क्या कह रहा हूँ? अब आप मान लीजिए आपकी मम्मी ने आपसे कुछ कहा और आप लोग उस बात को कितना मानेंगे? आप उतना ही मानेंगे जितनी आपके अंदर फीलिंग्स है। अगर आपके अंदर फीलिंग्स कम होगी तो आप उस बात को नहीं मानेंगे, आप केवल शब्द का अर्थ समझेंगे। शब्दों के पीछे का मतलब कि शब्दों के पीछे का मतलब ये, ठीक है ना? ठीक है, शब्दों के पीछे का मतलब कि भाव नहीं समझेंगे, क्वालिटी नहीं समझेंगे, उसका पीछे बैठा देना, ठीक है? राजनीतिक माहौल क्या है,
ये इसके ऊपर डिस्कशन कर सकते हैं लेकिन नहीं करेंगे। पॉलिटिकल, सामाजिक माहौल, ठीक है। आगे हम सीखते हैं इसमें क्या है। दूसरा इन्वायरमेंट आ गया समझ में, इसको लिखना भी पड़ेगा आप लोगों को जितना बताया है। हाँ, कभी अभी कान खुलेंगे, अभी तक तो कान बंद हो गए होंगे सुन गया, अब खुलेंगे कान। अच्छा लिखना भी है क्या? अभी नहीं लिखना, पेपर में लिखना है। हाँ एग्जाम होगा इसका, तो एग्जाम में लिखना है। दूसरा एक्सपीरियंस, तजर्बा। इंसान का जब तजर्बा खराब होता है तो उसका एटीट्यूड भी खराब हो जाता है ना। जब इंसान सफल नहीं होता तो उसका एटीट्यूड भी खराब हो जाता है ना। वो हमेशा बोलता है कुछ नहीं होता पढ़ लिख के। वो क्या बोलेगा? कुछ नहीं होता पढ़ लिख के। वो कहेगा कुछ नहीं होगा इतनी मेहनत करके, यार जिंदगी में क्या करना है, कुछ नहीं होता। मतलब रियलिटी में देखा जाए तो उसकी परिस्थिति ऐसी हो जाएगी जैसी उसकी जिंदगी भूतकाल से आई है। आप देख लेना जितने भी 50-40 की एज के लोग हैं ना, उनको आप एग्री कर ही नहीं पाओगे किसी भी बात पे। क्यों नहीं कर पाओगे? क्योंकि उनका जो बिलीफ सिस्टम है ना, उनका एक्सपीरियंस से बना है। किससे बना है? और जिस इंसान का बिलीफ सिस्टम एक्सपीरियंस से बनता है ना, वो व्यक्ति दूसरी बात पे विश्वास नहीं करता। उसको ये बोलोगे ना किताब पढ़ के तुम सफल बन जाओगे, किताब पढ़ लो भाई, ऐसा कुछ नहीं होता, सभी बन लेते। कितने लोगों को देखा फेलियर से जूझ रहे हैं, वो ये देखेंगे क्योंकि वो खुद भी उसी स्ट्रीट से निकल के आया है, उसी गली से निकल के आया है। जब वो उसी गली से निकल के आया है तो उनको ऐसा लगेगा। क्लियर हो रही बात मैं क्या कह रहा हूँ? सो रियलिटी में आप इस बात को समझिए कि आपका जो एक्सपीरियंस है ना, वो आपके अंदर की फीलिंग्स को कंट्रोल करता है। आप जो भी फील करते हैं सिर्फ और सिर्फ अपने एक्सपीरियंस की वजह से करते हैं। अगर आप एक अच्छे इंसान है सिर्फ इसलिए क्योंकि आपका एक्सपीरियंस अच्छा रहा है, या आपका एटीट्यूड अच्छा है, क्योंकि एक्सपीरियंस तो आपके एटीट्यूड से ही बनता है। एक बच्चा था, दूसरा बच्चा था। एक बच्चा बहुत रोता रहता था, दूसरा बच्चा कभी नहीं रोता था। एक बच्चा रोता ही रहता था। उसका पिता बोले यार ये दोनों बच्चे हैं, एक सूरज है एक रात है, मतलब एक अंधेरा है एक दिन है। एक ऐसा है कि हमेशा खुश रहेगा, एक ऐसा है कि रोता ही रहेगा। बोला चल एक एक्सपेरिमेंट करते हैं। बोला क्या एक्सपेरिमेंट करते हैं? बोले रोने वाले को एक कमरे में बंद कर। बोले किस कमरे में? बोले इसमें खिलौने लेके आते हैं, भर देते खिलौने भर देते। दूसरे वाले को तबेले में बंद कर देते हैं, जो हंसता रहता है ना उसको तबेले ले बेटा, तो बहुत हंसता है, तबेले में जा। पहले वाले को खिलौने बंद करते हैं, पूरी रात रख देते हैं भाई, ठीक घोड़े के तबेले में, तबेला उसी जगह होता है। तो अब अगले दिन जब सुबह जाते हैं तो उसका पिता कहता है चल यार जिस पे खर्चा हुआ है ना उसको देखते हैं। खिलौने आए भर भर के, उसको देखते हैं। कमरा खोलते हैं, वो रोता हुआ आता है, मेरा हवाई जहाज टूट गया, मेरी मोटरसाइकिल का टायर टूट गया, मेरी कार का पंचर हो गई, कार चल नहीं रही, ऐसे रो रहा आते हुए, पापा मेरी हवाई जहाज उड़ नहीं रही, ऐसे रो रहा है। बोला यार तेरे को इतना कुछ दिया, तेरे को ये दिया, तेरे को फलाना चीज दिया, मैंने सब कुछ दिया, तू फिर भी रो रहा है। बोला यार तेरे से उम्मीद नहीं थी, मेरे तेरे से उम्मीद से अच्छे वाली थी। मैं बोला चल दूसरे के पास चलते हैं। तो दूसरे के पास गया, वो गोबर से ना उस पर पेंटिंग कर रहा है। वो कह रहा है कि ये गोबर इतना है तो बाहर मेरे घोड़े कितने होंगे। कह रहा है मेरे पापा ने वो तबेला दिया है, बाहर मेरे घोड़े कितने होंगे। तो कहने का मतलब ये, जिस व्यक्ति का नजरिया अच्छा है ना, वो खराब से खराब परिस्थिति में से भी वो बेहतर से बेहतर सोच सकता है। और जिस व्यक्ति का नजरिया खराब है वो बेहतर से बेहतर स्थिति में भी कलंक लगा देगा। ये कह देगा ये इसमें ये कम है। एग्जाम्पल देता हूँ, एक दोस्त होता है, वो है ना दूसरे दोस्त को बुलाता है, बोला कि तुम इस तालाब के पास आओ अभी के अभी। बोला ठीक है आता हूँ। वो आता है, वो जो दोस्त बुलाता है ना उसके पास एक डोगी लेके आता होता है। वो क्या करता है, डंडी लेके फेंकता तालाब पे, और तालाब पे डंडी जाती है, डोगी बोलता है गो, डोगी दौड़ के जाता है, तालाब के बीचों बीच डंडी होती है, तालाब के ऊपर चल के जाता है डोगी, डंडी उठा के लेके आता है। डिस्कशन करते हैं, बहुत सारी बातें होती है। फिर जाने का टाइम आ जाता है, शाम हो जाती है, वो जाने लगते हैं। वो दोस्त बोलता है रुक जा। बोले क्या हुआ? बोले तेरे को कुछ नया लगा, कुछ अच्छी चीज लगी? बोला यार नहीं तो क्या। बोले सोच सोच। बोला हाँ लगा। बोला क्या? यार तेरे कुत्ते को तैरना तक नहीं आता। क्या बोला? तेरे कुत्ते को तैरना तक नहीं आता। चलना तो आसान चीज है, इंसानों को भी आता है, इसको तैरना भी नहीं आता। कुत्तों का मेन फीचर क्या होता है, वो तैर सकता है बिना सीखे। अब तुम्हारे कुत्ते को तैरना भी नहीं आता, और ये नहीं देख रहा वो पानी में चल के गया, उसको इसमें खूबी में नजर नहीं आई, उसको नजर क्या आया, सिर्फ उसकी कमी। तो कुछ लोग ऐसे होते हैं, जैसे तुम दिखाओगे ना, ये मैंने ये एप्लीकेशन लिखी है, मैंने ऐसे लिखा है, सुनाऊं आपको मैं? हाँ सुना। कैसा सुना है मैंने? इतना बढ़िया नहीं था, इससे बढ़िया तो एक दूसरा स्टूडेंट सुनाता है। मतलब कुछ भी अच्छा करके दे दो, लास्ट में जाकर तुम पर ताने पड़ने हैं, कमियां निकलती है।
ऐसे व्यक्ति को नजरिया है ना, उससे मैं कहता हूँ रोटन एटीट्यूड। रोटन एटीट्यूड समझ रहे हो, मतलब एकदम खराब ऐसा एटीट्यूड है। ये इनके हाथ में अगर आप कांच का सुंदर बना हुआ कोई ऑर्नामेंट दोगे ना, ये तोड़ देंगे उसको, कह देंगे इतना कमजोर है, कह देंगे इतना कमजोर है यार, इससे ज्यादा मजबूत तो मेरा तेल का पीपा है, हथौड़े मार मार के मुड़ता नहीं हो, मजबूत रहता है। तो ऐसे लोगों से हमें दूर रहना चाहिए, क्योंकि ये लोग कुछ ज्यादा जीवन में परिवर्तन लाने नहीं देते। ये आपके अच्छे अच्छे विचारों के ऊपर भी गोदरेज की डाई होती है ना, गोदरेज की डाई होती है ना, वो मिला के पूरा पेंट कर देते, ले तेरा अच्छा आइडिया। मतलब कि रियलिटी में वो आपको कुछ अच्छा सोचने भी नहीं देते, परमिशन भी नहीं देते। उधर क्या कहेंगे, सोचेगा तो अच्छा कुछ ऐसा होता तो सब कर लेते, ज्यादा मत बन, ज्यादा पढ़ाकू मत बन, ऐसे बनेंगे। ऐसे लोगों के साथ रहना आप ये समझ लीजिए नर्क में रहने जैसा है, ठीक है। अगर आप ऐसे लोगों के साथ रहते हैं तो अपने आप को थोड़ा सा कंट्रोल में, स्वर्ग में लेके आइए, ऐसे लोगों के बीच में लेके आइए जो आपको लाइफ में आगे बढ़ने के लिए आपको प्रमोट करे। आगे चलते हैं। एक्सपीरियंस समझ में आ गया? आपका एक्सपीरियंस है ना, आपका एक्सपीरियंस ये समझ लो खुट्टी ठोक के आपके विचारों को बांध देता है। आपके जो गलत विचार है ना, आपसे दूर हो ही नहीं पाते, ठीक है। ये ऐसा एक्सपीरियंस है, मैं बताता हूँ। एक जंगल होता है, एक खेत होता है, और खेत में क्या होता है, बकरियां होती हैं। क्या होती है, मतलब एक फील्ड में बकरियां होती है, बकरियां रखते हैं। तो एक आदमी को रखते हैं, आदमी जो होता है ना वो बकरियों को बांध देता है, रस्सी से बांध देता है, खूंटी पे रस्सी खत्म हो जाती है तो एक बकरी बच जाती है। वो बकरी को क्या करता है, ऐसे करके बांध देता है, बकरी वहीं रहती है, बकरी वहीं रहती है। तूफान आता है शाम को, क्या आता है, छोटे वाले को कहता है, अपने छोटे भाई को कहता है, जा जल्दी जल्दी खोल, बकरी को लेके जा अंदर। वो सब बकरियों को खोल के अंदर लेके जाता है। तो वो एक बकरी को धक्का देता है, चल चल, बकरी वही टस की मस, बकरी चले ही ना। तो कहता मालिक ये बकरी क्यों खड़ी है? अरे रुक जा, खूंटा खोल के आने दो उसका। वो जाके ऐसे हाथ करके आता है, फिर वो बकरी भाग के जाती है अंदर। तो ये क्या एक्सपीरियंस, उसको डेली रस्सी से बांधा गया, उसको एक्सपीरियंस मिल गया। उसको लगता है कि मैं रस्सी खोले बिना कहीं जा नहीं सकती। इसे ये नहीं पता कि रस्सी बंधी नहीं है, ठीक। वैसे ही बचपन से हमारे दिमाग में बहुत सारे डर बैठा दिए जाते हैं। वो डर इसलिए बैठाए जाते थे उस समय ताकि हमें कोई नुकसान ना पहुंचे, लेकिन रियलिटी में वही हमारी कमजोरी बन जाते हैं, है ना। क्लियर हो रही बात? फॉर एग्जाम्पल के लिए आप ये समझिए, फॉर एग्जाम्पल के लिए समझिए कि बचपन में हमें बहुत सारी ऐसी चीजें बताई जाती है, या हमें ना क्वेश्चन पूछने में डांटा जाता है, ज्यादा सवाल नहीं करते। इससे क्या होता है, हमारा एक्सपीरियंस वही बन जाता है, हम सवाल ज्यादा करते ही नहीं है। हम जो समझ में आता है वही समझ लेते हैं, सही गलत का कोई मतलब ही नहीं समझते। आगे चलते हैं, लिखना है सारा का सारा जितना बता रहा हूं, ठीक है ना। तीसरा, शिक्षा, एजुकेशन। एजुकेशन का मतलब होता है दो, मैं आपको बताता हूँ। देखो एजुकेशन का मतलब, आप ये बोलेंगे क्या सर कमाल की चीज पढ़ाई आपने। मेरे लिए अच्छा यही है कि कम समय में ज्यादा सिखाना, क्योंकि उसमें ज्यादा सिखा सकते हैं। आप ये समझिए एजुकेशन, एजुकेशन बेटा दो तरह की होती है, एक होती है AQ बेस्ड, एक होती है IQ बेस्ड। आज के समय में AQ बेस्ड एजुकेशन को बहुत बढ़ावा दिया जाता है। IQ बेस्ड एजुकेशन को बहुत ही पुराने जमाने में ग्रंथों के माध्यम से सिखाया जाता था। IQ मतलब इंटेलिजेंस क्वोशंट, और AQ मतलब अकेडमिक क्वोशंट। मतलब कि कहने का मतलब ये, AQ मतलब अकेडमिक, आप अकेडमिकली क्या कर रहे हैं, 99% आ रही है आपकी तो आप सफल हैं, ऐसा माना जाता है। आपके 100% 100 आउट ऑफ 100 आ रहे हैं तो आप सफल हैं, ऐसा माना जाता है। ये केवल और केवल, मात्र और मात्र, ओनली एंड ओनली ब्रेन का डेवलपमेंट करता है। किसका डेवलपमेंट करता है? ब्रेन का डेवलपमेंट करता है। तो आप ये समझ लीजिए कि ब्रेन का डेवलपमेंट होने की वजह से इनके अंदर कोई फीलिंग्स नहीं होती। क्या नहीं होती? फीलिंग्स नहीं होती। ये अपने आप को एक मशीन समझते हैं, और ये इतने खराब मशीन भी बन जाते हैं कि ये टेररिस्ट भी बन जाते हैं, ये बम भी बना देते हैं, ये तबाही भी लेके आ जाते हैं, ये हैकर भी बन जाते हैं, ये सर्वनाश भी कर देते हैं। क्लियर हुई बात? और IQ बेस्ड एजुकेशन में दो चीजों का डेवलपमेंट होता है, दैट इज ब्रेन एंड इक्वल इट्स हार्ट। क्लियर हो रही बात मैं क्या कह रहा हूं? IQ बेस्ड में व्यक्ति का हृदय का भी विकास होता है जितना उसके ब्रेन का विकास होता है।
और जितने भी एकेडमिकली क्वालिफाइड पर्सन है वो ज्यादा ह्यूमनाइज नहीं होते, वो ज्यादातर तो कैपिटलाइज्ड होते हैं और लोगों को शोषण करते हैं अपने दिमाग से। और जितने भी आईक्यू बेस्ड वाले पर्सन होते हैं वो लोगों का शोषण नहीं करते, वो लोगों को सही राह दिखाते हैं, वो हेल्पिंग हैंड होते हैं। तो आज के समय में जो एजुकेशन सिस्टम है वो हमारा AQ बेस्ड रह गया है, IQ बेस्ड नहीं रहा। IQ बेस्ड होना बहुत ज्यादा जरूरी है, इसी वजह से आपको जीवन में सफलता मिलती है और आप दूसरे लोगों को भी सुख प्रदान कर पाते हैं। अदरवाइज आपसे सभी लोग चिढ़ने लगते हैं कि ज्यादा पढ़ा लिखा ज्यादा बन रहा है। क्लियर हुई बात मैं क्या कह रहा हूँ? समझ में आ गया एजुकेशन का मतलब? इससे भी हमारा बिलीफ सिस्टम बनता है। अब मान लीजिए हमें बचपन से, मैंने देखा कई लोग 90% आते हैं पर धेला का दिमाग नहीं है, इतना सा दिमाग नहीं है कि बड़ों से कैसे बात की जाती है, समझदार का सबूत क्या है, ईमानदारी किसे कहते हैं। धोखेबाज होते हैं एक नंबर के, ऐसे लोग देखे मैंने, झूठे होते हैं एक नंबर के, ऐसे भी लोग देखे। लेकिन समझ में आ गया, तीनों चीज समझ में आ गई। एनवायरमेंट कैसे बनता है, मतलब एटीट्यूड कैसे बनता है, एनवायरमेंट से बनता है। एनवायरमेंट में 3 चीजें आती है। पहली क्या, होम एनवायरमेंट, है ना, मतलब एटीट्यूड कैसे बनता है, एक तो एनवायरमेंट से, दूसरा एक्सपीरियंस से, तीसरा एजुकेशन से। एनवायरमेंट में होम एनवायरमेंट, वर्क एनवायरमेंट, सोशल एनवायरमेंट, इकोनॉमिक एनवायरमेंट, क्या कहते हैं और भी था, मैंने राजनीतिक एनवायरमेंट और क्या कहते हैं कल्चरल एनवायरमेंट, ये सब चीजें। कल्चरल का मैंने एग्जांपल सही दिया है ना, एकदम दिमाग में बैठ गया ना, गलत चीजें भी सही लगती है। सती प्रथा थी, क्या था, कल्चरल एनवायरमेंट का एग्जांपल था, है ना, वो सही लगती थी। बहुत सारी चीजें थी जो बुरी थी, वो सही लगती थी। लोगों को क्या पहले दिखता नहीं था कि गलत हो रहा है, दिख रहा था, सही लगता था। आप जानते हैं कि पॉजिटिव पीपल को कैसे पहचानें? आगे चलते हैं कि हम, सर हमारा क्वेश्चन ये आता है कि हम अच्छे लोगों को पहचाने कैसे, क्योंकि हमें पता ही नहीं चलेगा कि कौन लोग अच्छे हैं कौन लोग बुरे हैं, तो क्या पता हम बुरे लोगों से ही संपर्क में हो। अच्छे लोगों को पहचाने कैसे, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। ये रिकॉर्ड सही हो रहा है ना एकदम, हाँ बढ़िया तरीके से ना। तो अच्छे लोगों को पहचानना क्यों जरूरी है, क्योंकि शुरुआत में ही आप अपने समय को बचा लेंगे अगर आप अच्छे लोगों को पहचानना जानते हैं। और आपके समय की बचत मतलब धन की बचत, है ना, समय की बचत मतलब धन की बचत। तो इसमें कुछ सिम्टम्स दे रखे हैं, उस सिम्टम्स से आप पता लगा सकते हैं कि कौन नेगेटिव है कौन पॉजिटिव है। क्लियर हो गई बात? कि आप कुछ सिम्टम्स होते हैं, जैसे कि फ्रेग्रेंस होती है फ्लावर्स की, वैसे लोगों के भी सिम्टम्स होते हैं जिससे पता चल जाता है कि कौन पॉजिटिव है कौन। और एक दूसरे को कंपेयर करने के बजाय खुद के अंदर ही एक चीज खोज करें कि कहीं मैं ऐसा तो नहीं बन जाता कभी कभी, क्योंकि सब में मिक्स है, अभी सब में सब कुछ मिक्स है। स्टार्टिंग में जब मैंने बुक नहीं पढ़ी थी तब मेरे अंदर भी सब कुछ मिक्स था, पता ही नहीं था क्या इकट्ठा करना क्या नहीं इकट्ठा करना, सब कुछ इकट्ठा कर रहा था, तरह तरह के एटीट्यूड इकट्ठा कर रहा था, क्योंकि पता ही नहीं था ना, यही वाला तो प्रॉपर नहीं पता था कैसे पहचाने सकारात्मक लोगों को, ये पता ही नहीं था, तो कुछ भी इकट्ठा कर रहा था। सकारात्मक लोगों के लिए क्या है, देखो सकारात्मक नजरिए के फायदे और कैसे पहचाने लोगों को। जिस तरह सेहत खराब ना होने का मतलब अच्छी सेहत नहीं होता, सेहत खराब नहीं है इसका मतलब ये नहीं अच्छी सेहत है। उसी तरह किसी इंसान के नकारात्मक ना होने का मतलब यह नहीं होता कि वह सकारात्मक है, मीडिएटर भी हो सकता है। और मिडिल क्लास इसी का नाम है, मिडिल क्लास इसी का नाम है। ये पूरा पुअर भी नहीं होते और ये रिच भी, ये मिडिल में होते हैं। ठीक वैसे ही अगर आपका एटीट्यूड खराब नहीं है इसका मतलब ये नहीं है कि आपका एटीट्यूड अच्छा है ना। सकारात्मक नजरिए वाले लोगों की शख्सियत में कुछ ऐसी खासियतें होती हैं जिनकी वजह से उन्हें आसानी से पहचाना जा सकता है। ऐसे लोग दूसरों का ख्याल रखने वाले होते हैं, खुद पे विश्वास करने वाले होते हैं, धीरज रखने वाले होते हैं, धैर्य होता है इनमें और खुद पे विश्वास होता है और दूसरों का ख्याल रखते हैं कि दूसरों को ठेस ना पहुंचे, और विनम्र होते हैं। ये लोग खुद से और दूसरों से बहुत ज्यादा ऊंची उम्मीद रखते हैं। ये खुद को भी अपना सफल मानते हैं, दूसरों को भी मानते हैं कि तुम भी बहुत सफल बनोगे। वो ये नहीं मानते कि भाई मेरी सफलता इसलिए मिलेगी ताकि सामने वाला फेल हो। ठीक है, वो दुनिया में एक ही रोटी नहीं समझते कि दुनिया में एक ही रोटी है, मुझे चाहिए तो इसको छोड़नी, इसको नहीं देनी। वो ये समझते हैं कि आटा कैसे गूंथते ये भी पता है, गेहूं कैसे उगाते ये भी पता है, रोटी कैसे पकाते हैं ये भी पता है। तो ये खुद को जानते ही जानते हैं, दूसरों को भी सिखा देते हैं।
ना कि एक रोटी के लिए लड़ते हैं। क्लियर होगी बात? हाँ, दिमाग में बैठ जाएगी आपके, मैं सही तरीके से समझाऊंगा आपको। सकारात्मक नजरिए वाला आदमी हर मौसम में फलने वाला जैसा होता है, मतलब 12 मासी फल होता है। ये 12 के 12 मास तक फल मिलता रहता है, ये कभी नकारात्मक नहीं होता। परिस्थिति कैसी भी है, हवाएं कैसी भी चले, वो हमेशा उसी डायरेक्शन में चलेगा जिस डायरेक्शन में जाना है। चलिए अब जानते हैं पॉजिटिव एटीट्यूड के फायदे क्या हैं। सकारात्मक नजरिए के फायदे क्या है? फायदे ये है कि पहला तो आपके लिए फायदेमंद है कि आप शख्सियत खुशनामा हो जाती है, मतलब लोग आपके बारे में अच्छा सोचते हैं, लोग आपकी बुराइयों को जान ही नहीं पाते क्योंकि आपके अंदर होती ही नहीं, जानेंगे कहां से? ठीक है। और दूसरा, आपके अंदर जोश रहता है, आप पॉजिटिव रहते हैं, एनर्जेटिक रहते हैं, एंथुसिज्म रहता है आपके अंदर, आप हमेशा मोटिवेट रहते हैं। कोई क्या हुआ, परिस्थिति मुश्किल है तो क्या हुआ, मेहनत करने का टाइम मिल रहा है, मेहनत करने का मौका मिल रहा है, अपने आप को टेस्ट करने का मौका मिल रहा है। तीसरा, जिंदगी का आनंद बढ़ जाता है। क्यों? लोग जो भी आपसे मिलते हैं वो आपसे बैटरी चार्ज होके जाते हैं, राइट? जो भी लोग मिले उसको बैटरी चार्ज कर देंगे। क्यों? आपके अंदर एक जनरेटर होता है जो अपने दिमाग से जनरेट होता है, जो अपने दिमाग से चलता है। लोगों के पास जनरेटर नहीं होता, वो बैटरी होते हैं। क्या होते हैं? बैटरी होते हैं। उनके पास एक एनर्जी की बैटरी होती है जो खत्म हो। क्या क्या फायदे होते हैं? अगर संस्थाओं में पॉजिटिव एटीट्यूड है, संस्थाओं में उत्पादकता बढ़ जाती है, प्रोडक्शन लेवल बढ़ जाता है। दूसरा, टीम वर्क बढ़ जाता है। टीम वर्क की मतलब समझते हो? टीम की फुल फॉर्म समझते हो? क्या होती है टीम की फुल फॉर्म? टीम की फुल फॉर्म होती है टुगेदर एवरीवन अचीव मोर। टुगेदर एवरीवन अचीव मोर। समस्या हल हो जाती है, क्वालिटी बढ़ जाती है, माहौल आपके मुताबिक काम करता है, ठीक है, वफादारी बढ़ जाती है, ज्यादा लाभ मिलता है, मालिक और कर्मचारी दोनों के बीच में संबंध अच्छे बनते हैं। नकारात्मक नजरिए के नतीजे, जिंदगी की राह रुकावटों से भरी रहती है। और हमारा अगर हमारा नजरिया नकारात्मक हो तो अपने लिए सबसे बड़ी रुकावट हम खुद बन जाते हैं। नकारात्मक नजरिए वाले लोगों के लिए दोस्ती करना, नौकरी करना, शादी करना, सभी संबंधों को कायम रखना काफी मुश्किल होता है। ना वो नौकरी पर टिक पाते, ना वो उनकी शादी टिक पाती, ना वो घर परिवार में सही संबंध हो पाते उनके। क्या क्या सिम्टम्स आते हैं? संबंधों में कड़वाहट, ठीक है, लोग नाराज रहते हैं आपसे बेवजह में। आपको लगेगा बेवजह में लोग नाराज हैं मुझसे, आपको ऐसा लगेगा अगर आपके पास नेगेटिव एटीट्यूड है। जिंदगी बेमकसद हो जाती है, कोई मकसद नहीं होता जीने का। सेहत खराब रहती है, खुद के लिए दूसरों के लिए तनाव बढ़ाते रहते हैं, हर जगह पे वो बैटरी डिस्चार्ज करते हैं दूसरों की। प्लस और माइनस दोनों जोड़ देते हैं एक साथ में, प्लस प्लस कर देते हैं उसको, मतलब प्लस और माइनस बैटरी के होते हैं ना, दोनों तार निकाल के ऐसे जोड़ देंगे और करंट देखेंगे कितना आ रहा है। मतलब सामने वाले को इतना बुरा से बुरा महसूस कराएंगे कि सामने वाले को टेस्ट करेंगे कि भाई लोग कितना डूब के बुराई को महसूस कर सकता है, ठीक है। अच्छा, अगर हमारा नजरिया नेगेटिव है और हमें पता है कि हमारा नेगेटिव नजरिया है, नेगेटिव एटीट्यूड है, इसके बावजूद भी हम इसको बदल क्यों नहीं पाते? नहीं, चाहते भी हैं, फिर भी आंदर वो फल उग गए ना, काटने पड़ेगी जड़ें। जड़ काटने में किसको अच्छा लगता है? अगला चैप्टर पे आया था सीधा। अच्छा, आंसर नहीं बताया मैंने। आंसर ये है बेटा कि इसमें एक देखो, चार्ल्स डिकेंस ने एक ऐसे कैदी के बारे में लिखा जो कई सालों तक काल कोठरी में रहा। काल कोठरी समझते हो? रोशनी की एक किरण नहीं आती उधर, उसमें रहा। सजा काटने के बाद उसे आजादी तो कर दिया गया, उसे काल कोठरी के बाहर खुली धूप में लाया गया। वह आदमी ने अपने चारों तरफ देखा, कुछ देर में वह अपनी इस नई आजादी से परेशान हो गया। कह रहे रोशनी नीचे मुझे, ठीक है। उसने वापस काल कोठरी में जाने का इच्छा जाहिर की। वह आजादी और खुली दुनिया के बदलावों को कबूल करने की बजाय काल कोठरी, अंधेरे और हथकड़ियों में ही सुरक्षा और आराम महसूस कर रहा था। एक एग्जाम्पल देता हूं। एक हाथी होता है, हाथी को ट्रेन कैसे करते हैं पता है? एक छोटा सा हाथी होता है, उसको बांध देते हैं, वो इतनी मेहनत करता है, ये हट जा, छूट जाऊं मैं, वो भाई साहब वो नहीं छूट पाता। और जब वो बड़ा हो जाता है तो उसको पतली सी रस्सी से बांध देते हैं,
वो खूंटे को देखता है, देख के नॉर्मल पतली सी रस्सी है, लेकिन उसके दिमाग में जब बैठ गया ना पहले से कि मैं नहीं कर पाया था, अरे उसे ये नहीं पता तू पहले बच्चा था, अब तू बड़ा हो गया है, उसे इस बात का विश्वास नहीं कि बड़ा हो गया, अब वो आसानी से तोड़ सकता नहीं। अभी उसे क्या लगता है, तो कई बार नकारात्मक लोग अपने आप को इसलिए नहीं बदल पाते क्योंकि उनका अपने आप पे विश्वास नहीं होता, उनको ये वास्तविकता नहीं से आगाह कराना पड़ता है, आमना सामना करना पड़ता है कि तुम अब बदल सकते हो, बदल कौन नहीं सकता, सही बात है नहीं, प्रकृति बदल जाती है, सर्दी आती है, गर्मी आती है, बारिश आती है, प्रकृति बदलती है, तो तुम प्रकृति से अलग हो क्या, तुम प्रकृति का हिस्सा ही तो हो, बात तो सही है तो हम हिस्सा ही प्रकृति के, तो जब प्रकृति बदल सकते तो हम नहीं बदल सकते। बाकी ये तो उन व्यक्तियों के लिए जो कि ये ऐसे क्यों हो गया, ऐसे क्यों हो गया भेजिए, कौन से दिन निकालना है वो, तो आप इस बात को समझ गए ना। अब सेकंड चैप्टर पे आते हैं। फर्स्ट नजरिए का महत्व समझ गए, क्लियर हो गया। क्वेश्चन ही आएगा नजरिए के महत्व से आप क्या समझते हैं, 20 नंबर। ठीक है, इसमें एक बलून वाली कहानी भी है, गुब्बारे वाली कहानी भी है। एक गुब्बारे वाला होता है, बेचारा गुब्बारे बेचता है, आपने सुन रखी होगी, पहले बताई थी मैंने। तो गुब्बारे वाली कहानी ऐसे मैं बता देता हूँ फिर से। एक छोटा सा बच्चा होता है, मेले में जाता है गुब्बारे खरीदने के लिए, या समझ लो गुब्बारे वाला है, गुब्बारे बेचता है। जब उसकी सेल गिर जाती है तो एक रंग बिरंगा गुब्बारा हवा में छोड़ देता है। देख देख के बच्चे, अब बच्चे क्यों देखते, बड़े क्यों नहीं देखते, क्योंकि बच्चे होते हैं छोटे छोटे और उनकी दुनिया ऐसे दिख रही है, पैर 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 पैर, तो पैर पैर नहीं देखते, वो दुनिया देखना चाहते हैं। तो उसके घर वाले, पापा हाइट लंबी ऊपर दिखेंगे, मम्मी भी ऊपर दिखेगी, मतलब सब ऊपर दिखेंगे, सबकी हाइट बड़ी बड़ी है, वो खुद छोटा सा है। तो उनका आसमान से कांटेक्ट बहुत आसानी से है, आसमान से कांटेक्ट, तो उनको गुब्बारे उड़ते हुए जल्दी नजर आ जाएंगे आसमान में, रंग बिरंगे। आपने देखा हो बचपन में आपको जल्दी से गुब्बारे नजर आते थे, हवाई जल्दी आपको दिखता था, बड़े लोगों को नहीं दिखता था। क्यों, वो दुनिया में ऐसे देख के चलते, बच्चे ऐसे देख के चलते। तो ठीक वैसे ही जब गुब्बारे वाले की सेल कम हो जाती थी तो वो क्या करता था, गुब्बारे को ऐसे उड़ता हुआ रंग बिरंग का छोड़ देता था, उसकी सेल बढ़ जाती थी। एक बार क्या हुआ, छोटा सा बच्चा आया गुब्बारे वाले के पीछे, उसने उसके कपड़े उसको ऐसे पकड़ के बोला, देखा कौन खींच रहा है उसकी शर्ट, पीछे देखा छोटा सा बच्चा, उसी नीचे बैठ जाता है उसकी हाइट तक। बोलता हाँ बेटा बोलो। बोला अंकल जी आपसे एक सवाल पूछूं। बोले पूछ। बोले सवाल ये है, आप लाल पीले हरे गुलाबी रंग के गुब्बारे उड़ाते हो हमें, क्या काले रंग का गुब्बारा उड़ेगा? बोला यार क्या क्वेश्चन किया है इसने। बोले क्या क्वेश्चन किया है? बोले बेटा गुब्बारे है ना उसके रंग की वजह से नहीं उड़ते, उसके अंदर जो बड़ी हुई चीज है उसकी वजह से उड़ते हैं। अच्छा तो काले रंग का भी उड़ेगा? बोला हाँ। तो ठीक ऐसे ही हमारे नजरिए के ऊपर भी है, इंसान सफलता उसके परिस्थितियों के अनुसार नहीं पाता, उसके अंदर जो क्या है, उसका दिमाग में क्या है, उसका एटीट्यूड कैसा है, इसकी वजह से पाता है। तो इस कहानी से ये सीख मिलती है कि इंसान का एटीट्यूड जो है हीलियम गैस है, जिसकी वजह से इंसान आगे ऊपर उठता है। क्लियर होगी बात, समझ में आ गया? अच्छा एक काम करिए, किसी दूसरे का फोन दीजिए मुझे, कोई दूसरे का फोन में चल रहा होगा ना, पास करना। सब में सेकंड चैप्टर ऐसे ही है क्या? हाउ टू चेंज अवर एटीट्यूड, चलिए जानते हैं। अच्छा अब अपने नजरिए को कैसे बदले, इसमें 8 कदम। पहला कदम है अच्छाई खोजे बुराई को छोड़े। जितने भी लोग अच्छाई खोजने वाले हैं ये समझ लो उनको अपना दिमाग इस्तेमाल करना आता है, और जितने भी लोग बुराई खोजने वाले हैं ये समझ लो नरक कहीं और नहीं मिलेगा, उन्हें यही मिलेगा। ठीक है,
तो अच्छाई खोजने वाले व्यक्ति जो होते हैं वो अपने आप के लिए तालियां बजा ले। पहले नहीं खोजते कोई भी, मैं तो खोजता हूं भाई। अच्छाई खोजता है, अच्छाई खोजता है, अच्छाई नहीं खोज, तभी तो सुन नहीं रहा। ठीक है। दूसरा, कुछ लोग केवल नकारात्मक पहलू को देखते हैं, है ना, डॉगी वाली कहानी मैंने बताई थी अभी। ठीक है। चलिए जानते हैं सकारात्मक और नकारात्मक लोगों में क्या फर्क है। अब ये इनके सिम्टम्स भी होते हैं। ये बताऊं, नकारात्मक लोग पहलू को देखते हो, कैसे देखते हैं, देखो समझो सिम्टम्स क्या होते हैं। जब चर्चा करने के लिए इनके पास कुछ नहीं होता ना, तो ये नाखुश हो जाते हैं। इनके पास कोई टॉपिक नहीं है यार नेगेटिव जिस पे गहरी चर्चा हो सके। ठीक है। जब उन्हें कुछ अच्छा लगता है तो वो ये सोच के दुखी हो जाते हैं कि अब यार अच्छा महसूस करने के बाद फिर से दुखी महसूस होना होगा, फिर से बुरा महसूस करना पड़ेगा। उनकी जिंदगी का ज्यादातर वक्त शिकायत काउंटर पे जाता है। ये शिकायत करते रहते हैं। क्या करते रहते हैं? एक दूसरे को ना देखे, खुद को देखे प्लीज, क्योंकि इससे ना मुश्किल होती है सामने वाले को अपने आप को बारे में सोचने के। वो फिर तुम्हारे बारे में सोच रहा है, यार ये मेरे बारे में सोच रहा है। एक दूसरे के बारे में ना सोचे। मैं प्लीज बता रहा हूँ, ये एक्टिविटी खराब हो जाएगी हमारी। हमेशा बत्ती बुझाकर देखना चाहते हैं कि अंधेरा कितना है। वे जिंदगी में, जिंदगी के आईने में हमेशा सिर्फ दरारें तलाशते हैं कि दरारें कहां है। यह सुन लेने पर कि किसी जगह की तुलना में बिस्तर पर ज्यादा सोने से लोगों की मौत होती है, सोते हुए मौत हो जाती है, तो बिस्तर पे सोना छोड़ देते हैं। वो मरना नहीं चाहते हो। ठीक है। वे इस अंदेशे की वजह से अपनी सेहत का मजा नहीं ले पाते क्योंकि वो बीमार पड़ सकते हैं। वे बदतर नतीजों के बारे में सोचते भर नहीं है, बल्कि वो उस घटना को बदतर बना भी देते हैं। ठीक है। उन्हें चांद में केवल धब्बे दिखाई देते हैं। वे मानते हैं कि सूरज केवल परछाई पैदा करने के लिए आता है। ठीक है। वे अपनी सहूलियतों को भूलकर केवल अपनी दिक्कतों को गिनाते हैं कि दिक्कतें कितनी हैं। वे जानते हैं कि कड़ी मेहनत से किसी को नुकसान नहीं पहुंचता, पर सोचते हैं कि कोई खतरा क्यों उठाया जाए। चेतावनी, अच्छे पहलू पर ध्यान देने का मतलब नहीं है कि कमियों को नजरअंदाज कर देना। ठीक है। आशावादी बनिए। आशावादी सर कैसे बने? बी ऑप्टिमिस्टिक। कोई बात नहीं। आशावादी कैसे बने? बट इसमें आइकन दिखा रहा होगा ना बैटरी का, कोई नहीं। आशावादी बनने का तरीका है बेटा कि आप एक परमिशन किसी को मत दे, अपने पास रखे। क्या? मेरे मन के अंदर की शांति केवल मेरी परमिशन से ही भंग हो सकती है। बिना मेरी परमिशन के कोई मेरे मन के अंदर की शांति भंग नहीं कर सकता। दूसरी चीज सीखो, आपके मन में क्या चल रहा है सामने वाला नहीं समझ सकता। तो कोई आपको बुरा महसूस करा रहा है, अंदर से महसूस मत करो। आपको बुरा कह रहा है, मत मानो अपने आप को बुरा। कहने का मतलब ये, अपने अंदर बुराई उसके मत जाने दो। नेगेटिविटी की बात कर रहा है तो उसको दिमाग में अपने मत लगाओ। क्लियर होगी बात? ये मेरा उसूल है कि मेरे मन के अंदर की शांति केवल मैं ही भंग कर सकता हूं, दूसरे को परमिशन नहीं देता। इसे कहते हैं बी ऑप्टिमिस्टिक। बी ऑप्टिमिस्टिक। दूसरा, हर काम को फौरन करने की आदत डाले। अगर आप हर काम को फौरन करने की आदत डालेंगे तो आप जरूर इतना पैसा कमा लेंगे कि आप फौरन जा पाए। ठीक है। तो जो लोग फौरन काम करने की आदत डालते हैं उनके दिमाग की रैम जल्दी खाली हो जाती है, जिसकी वजह से उनके पास ज्यादा टास्क करने की काबिलियत आ जाती है और वो ज्यादा हैवी टास्क भी आसानी से कर पाते हैं। और जो लोग अपने काम को फौरन नहीं करते उनकी रैम ठूस ठूस के भर जाती है, और रैम भरी होने की वजह से वो ज्यादा हैवी टास्क नहीं कर पाते, इवन वो सिंपल टास्क भी नहीं कर पाते। कहते हैं ना कि किसी काम को करने में इतनी थकावट नहीं होती जितना कि उस काम को ना होने की वजह से उसको देख देख के होती है। राइट? क्लियर हो गया? तीसरा, एहसान मानने का नजरिया अपनाएं। एहसान मानने से आपका खून बढ़ता है, सामने वाले के आशीर्वाद मिलते हैं अगर आप एहसान मानते हैं। और अगर आप एहसान नहीं मानते तो सामने वाला अपनी सर्विस को घटा देता है। अगली बार से वो सर्विस नहीं मिलती जो सर्विस अब मिली है। तो आपको अगर एहसान मानना आता है तो आप जीवन में बहुत आगे बढ़ जाएंगे लाइफ में। लेकिन अगर आपको एहसान नहीं मानना आता तो फिर आपको अपने कपड़े भी जीवन भर खुद धोने पड़ेंगे
और चाय भी अपने आप ही बनानी पड़ेगी, रोटी सब्जी भी सीख लेना, क्योंकि एहसान मानना बहुत ही जरूरी है। समझ गए ना मैं क्या कहना चाह रहा हूं आप लोगों को, कि एहसान मानने से सामने वाला व्यक्ति आपको ज्यादा फैसिलिटेट करता है और आपके लिए ज्यादा समर्पित होता है किसी भी काम के लिए, तो आपको बेहतर सर्विस देता है। एहसान मानने का तरीके का एग्जांपल देता हूँ। एक आइसक्रीम लेने के लिए छोटा सा बच्चा जाता है और वो पूछता है कि कप कितने का है आइसक्रीम का, बोले कि ये 50 रुपये का। बोले ये बड़े वाला कप कितने का है, बोले ये 80 रुपये का। आप एक कम करिए, छोटे वाला ही कप दे दीजिए। बोले ठीक है बेटा, आप बैठ जाओ टेबल पे, आते हैं। तो वो टेबल पे बैठ जाता है चेयर पे, और वो आइसक्रीम लेके आती है लेडी, वो आइसक्रीम खाता है, खा के चला जाता है। तो वो लेडी उस कप को लेने जाती है, देखती है वो बुक होती है, उस बुक में 20 रुपये 30 रुपये टिप के रखे होते हैं। किसके रखे होते हैं? पहले वो लेडी सोच रही थी इसके पास पैसे नहीं है, इसलिए वो 80 वाला कप ना लेके 50 वाला कप ले रहा है। बाद में उसको एहसास होता है कि नहीं, वो सामने वाले की इज्जत करना चाहता है, रिस्पेक्ट करना चाहता है, इसलिए वो कम चीज लेके उसको रिस्पेक्ट के तौर पर उसको टिप दे के आ रहा है। मतलब अमीर वो पहले से ही है, जैसे वो गरीब समझ रहे थे। क्लियर होगी बात? जो इंसान मन के अमीर होते हैं वो जीवन में कभी गरीब रह ही नहीं सकते, और जो इंसान मन के गरीब है वो जिंदगी में कभी अमीर बन ही नहीं सकते। क्लियर होगी बात? समझ में आ गया एहसान मानने का नजरिया? ठीक है। अपना एक एहसान मानने का नजरिया क्या था, एक हेयर सैलून में जाता था एक लड़का, तो और लोग देते थे 100 रुपये, वो देता था 200 रुपये। कितने रुपये? 200 रुपये। 100 रुपये लगता नहीं, देता 200 रुपये था। तो और लोग आते थे, वो रिच पीपल आते थे वहाँ पे, कार में, बड़ी बड़ी कार में आते थे मान लो, ठीक है। तो और लोग आते थे, सब आराम से बैठते थे। वो आता था, आइए सर आइए, आइए सर आइए बैठिए। अब वो लड़का आ रहा है छोटा सा, बड़े बड़े बिजनेसमैन जो बैठे वो देख रहे हैं यार ये कौन है, इसको ये बंदा इतना ट्रीट कर रहा है इस तरीके से, भाई वो 200 देगा, वो 200 रुपये देगा, बाकी सब 100 देंगे, तो बाकी सब बराबर है, वो 200 देगा, तो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो कहने का मतलब अपना अपना तरीका होता है अपनी इज्जत बढ़ाने का। तो पैसा अगर कोई चीज देते हैं किसी चीज के लिए एक्स्ट्रा टिप के रूप में, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप घूस दे रहे हैं, इसका मतलब ये है कि आप सामने वाले की रिस्पेक्ट करते हैं, काम की रिस्पेक्ट करते हैं, जितना वो डिजर्व करता है उतना दे रहे हैं। क्योंकि होता क्या है कि रियलिटी में पैसा वो उतना नहीं मांगता जितना वो डिजर्व करता है, पैसा वो उतना मांगता है जितना उसे मिल जाएगा किसी भी काम में। मानते नहीं मानते? और डिजर्व तो वो बहुत ज्यादा करता है। जैसा नो कोई भी है व्यक्ति डिजर्व बहुत मेहनत कर रहा है, डिजर्व ज्यादा करता है। अगर आपको ऐसा नहीं लगता तो इसका मतलब आप संवेदनशील नहीं है। तीसरा हो गया। चौथा कदम, लगातार ज्ञान हासिल करने का कार्यक्रम बनाएं। जो लोग लगातार ज्ञान हासिल करते हैं वो जीवन में सफल होते हैं, और जो लोग ये सोचते हैं मेरी पढ़ाई पूरी होगी, समझ लो उसका जीवन पूरा हो गया। क्यों? मैं बताता हूं। जितना ज्यादा आप दिमाग को खुराक देंगे, दिमाग उतना ज्यादा देर तक काम करेगा। जितना ज्यादा आप दिमाग को खुराक नहीं देंगे, उस दिमाग अपने आप को ही खाने लग जाएगा। जैसे हमारी बॉडी के साथ होता है, जब हम खाना नहीं खाते और हम अपनी बॉडी को हम एक हैबिट में डाल देते हैं कि हम भूखे रहने को ही आनंद समझते हैं, मतलब हमें भूख नहीं लगती, तो उस समय पे क्या होता है, बॉडी अपने आप को ही खाने लगती है, बॉडी अपने आप को ही खाने लगती है। ठीक ऐसा दिमाग के साथ भी होता है। जब हम दिमाग को खुराक नहीं देते, अच्छी अच्छी किताबें नहीं पढ़ते, अच्छे अच्छे विचारों को नहीं लेके आते, तो दिमाग है ना खाली हो जाता है। वो खाली दिमाग क्या होता है, अपने आप को ही खाने लगता है, और जितना हिस्सा वो अपने आप को खा लेता है वो खाली हो जाता है इंसान का दिमाग, और जितना खाली दिमाग हो जाता है उतना ही होता है डिप्रेशन। डिप्रेशन का मतलब यही है कि आपका दिमाग है वो अपने दिमाग के द्वारा खाया जा रहा है, और जितना एरिया बचा है वो खाने के बाद वो खाली एरिया ही बन गया डिप्रेशन। क्लियर होगी बात? तो अगर आपको डिप्रेशन में नहीं पड़ना, आपको टेंशन में नहीं पड़ना, तो अपने दिमाग को खुराक देते रहे, निरंतर कार्यक्रम बनाए ज्ञान हासिल करने का। ठीक है, चौथा नियम समझ में आ गया, अच्छा नजरिया बनाने का। पांचवा,